हाँ साहब, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आवर्त सारणी के क्रम में डॉबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक का नियम, मेंडलेव का नियम और मोजले का आधुनिक आवर्त नियम। तो मोजले का जो आधार था, मोजले की जो सारणी थी आपके सामने बनी हुई है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे पढ़ाना आपको। तो मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी आपको दिखाई पड़ रही है। मोजले का जो नियम था मैंने आपको बताया था, उसका जो आधार था वो था परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित थी उसकी सारणी। तो यहाँ आप सारणी देख रहे हो, देखो इस सारणी का ये जो भाग है 1 से 2, इसको कहते हैं बायां भाग। यहाँ से यहाँ तक है आपके बायां भाग, और यहाँ से यहाँ तक है मध्य भाग, मध्य भाग, और यहाँ से यहाँ है आपका दायां भाग। तो सारणी के 3 भाग हम आपको बता रहे हैं, बायां भाग, मध्य भाग और दायां भाग। अब बायां भाग को हम कहते हैं, यहां से मैं बता रहा हूं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं इसको? एस ब्लॉक। और मध्य भाग को हम कहते हैं डी ब्लॉक। और इसको कहते हैं हम पी ब्लॉक। बायां भाग, दायां भाग, मध्य भाग और बाएं भाग को कहते हैं एस ब्लॉक, मध्य भाग को कहते हैं डी ब्लॉक और इधर वाले को कहते हैं। अब एक रेखा ऐसे काट बना रहा हूं मैं, जेड रेखा। देखो ये चल रही है, गहरी सी रेखा बना रहा हूं। एक जेड रेखा 10वीं में आपने पढ़ी होगी। ये सारणी को 2 भागों में बांटती है। इस सारणी को 2 भागों में ये बांट देती है। तो इसके इधर की साइड जो है, आप इधर देख रहे हो, ये सब धातु कहलाएंगे। इस जेड रेखा के बाईं तरफ जो भी है वो सब धातु कहलाएंगे। आपसे कहे साहब 2 धातु उनके नाम बताओ, इतनी बड़ी टेबल है, देख लो यहाँ में से आप 2 धातु काम में ले सकते हो। और अवक्रियाओं के क्रम में तो आपको मैं गोला कर देता हूँ, जैसे सोडियम ले लो, ध्यान रख लो, पोटेशियम ध्यान रख लो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और इनमें से लोहा, निकेल, कॉपर, एजी, एयू, इस तरह से 2-2, 4-4 धातु। अगर आपसे कैसा 2-4 धातु उनके नाम बताओ, देखो इस जेड रेखा के बाईं तरफ ये सब धातु हैं, जिंक, एल्युमिनियम, ये सब धातु हैं। और जेड रेखा के इधर ये सब अधातु हैं। ये सब अधातु फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई सा भी आपसे कहे 2-4 अधातु बताइए, इस जेड रेखा को देख लो, इधर वाले सब की सब क्या होंगे। और इस पर जो लाइन पर आ रहे हैं ये सब उपधातु क्या कहलाते हैं? उपधातु। तो जेड रेखा के या इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाईं तरफ जो है वो सब धातु, इसके इधर हैं अधातु, और यहाँ इस रेखा पर जो आ रहे हैं वो क्या है? उपधातु। तो अब आता है, आप इधर आ जाओ बाईं तरफ। बाईं तरफ मैं इसका पूरा डिस्कशन कर रहा हूं, फिर बताऊंगा आपको। देखो ये इनको कहते हैं पहला वर्ग, ये पहला वर्ग है, और 18 वर्ग होते हैं इस सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 18 वर्ग होते हैं, 1 से लेकर के 18, यानी सब वर्गों को अलग अलग कर दिया गया।
और 7 आवर्त होते हैं। 18 ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं जिनको वर्ग कहते हैं, और 7 क्षैतिज खाने होते हैं जिनको आवर्त कहते हैं। तो जो आवर्त मेंडलीफ का था वही आवर्त यहाँ आधुनिक आवर्त सारणी का है। पहले में 2, दूसरे और तीसरे में 8-8, चौथी और पांचवी में 18-18, छठी और सातवीं में 32-32। इस तरह से इस सारणी को भरा गया। तो आवर्त और वर्ग, जो 18 ऊर्ध्वाधर खाने हैं उनको हम कहते हैं वर्ग, जो यूं दिखाए गए हैं। तो आवर्त में तो हम बाएं से दाएं जाएंगे और वर्ग में हम ऊपर से नीचे आएंगे। तो चेक करें साहब, इसको देखो, पहला वर्ग कहलाता है। इसमें कौन कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दोबारा बोल रहा हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इनको हम कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं साहब इनको? तो मैं इसके नीचे ही लिख रहा हूं, क्षारीय धातु। क्षारीय धातु क्यों कहते हैं साहब इनको क्षारीय धातु? क्योंकि जब इनको जल में मिलाया, यानी सोडियम को जल में डाला तो NaOH बना। इसका मतलब इसका जो जलीय विलयन है वो कैसा है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो पहले वर्ग के तत्वों को लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। इसमें फ्रांसियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व है। कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व वो होते हैं जिनकी अर्धायु काल बहुत कम होती है। तो ये क्षणिक अर्धायु काल वाले होते हैं जो तुरंत समाप्त हो जाते हैं। और सीजियम, आप देख रहे हो ये सीजियम, ये प्रकाश शैलों में प्रयुक्त होता है। क्यों? इसके बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन है तुरंत सक्रिय हो जाता है, तुरंत त्याग देता है, इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है? प्रकाश शैलों में किया जाता है। तो मैंने बताया पहले वर्ग के जो तत्व हैं वो क्षारीय धातु के नाम से जाने जाते हैं। अब दूसरे वर्ग की बात करें, इनको बोलते हैं हम क्षारीय मृदा धातु। मृदा धातु, इसमें कौन आते हैं दूसरे वर्ग में? देखो, बोलो मेरे साथ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्यों? कि इनके जो ऑक्साइड हैं वो किस प्रकार के होते हैं? MgO, CaO, BaO, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इस कारण हम इनको क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाने जाते। तो पहला वर्ग का बात किया हमने, दूसरे वर्ग का बात किया। अब एक नई बात और इसमें मैं जोड़ रहा हूं, इनको S ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम S ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में भरा जाता है। इस कारण ये S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो S ब्लॉक के अंतर्गत कौन से तत्व आते हैं? प्रथम वर्ग के और द्वितीय वर्ग के। प्रथम वर्ग के तत्वों को हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। दूसरे वर्ग के तत्वों को हम
क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के पाए जाते हैं। प्रथम वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था +1 और दूसरे वर्ग के की +2 होती है। तो पहले वर्ग के जो तत्व हैं +1 ऑक्सीकरण अवस्था है, एक ही बंध बनाते हैं। आपने NaCl बनता देखा है क्योंकि एक वैलेंसी, आपने NaCl2 बनता नहीं देखा होगा क्योंकि वैलेंसी बदल जाएगी। दूसरे वर्ग के तत्व 2 संयोजकता वाले बनाएंगे, CaO इस तरह से, CaCl2 इस तरह के, यानी जिसकी जितनी संयोजकता होती है वो उतने ही बंध बनाता है। तो मैंने पहला आपको बताया। अब इनको S ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में भरा जाता है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 2 होता है। क्योंकि S उपकोष में मैं आगे बताऊंगा आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। P में 6 भरे जाते हैं, D में 10 और F में 14 भरे जाते हैं। ये हम आपको दूसरा जब चैप्टर पढ़ाएंगे परमाणु संरचना, उस समय इनके बारे में आपको बताएंगे। वैसे 9वीं 10वीं में इतना बता दिया जाता है कि भाई KLMN, बोहर ने जो बांटा था परमाणु को वो KLMN में बांटा। मैंने कहा दोनों पार्ट एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं। और फिर KLMN यानी कोश उपकोशों में बटे थे SPDF में, और फिर ये कक्षकों में बढ़ जाते हैं। इस तरह इसकी चेन बनती है, जो मैं आपको जब परमाणु संरचना पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब आ जाइए, ये बाएं भाग की बातें सारी की सारी मैंने कंप्लीट कर दी। प्रथम वर्ग के तत्व, द्वितीय वर्ग के तत्व, S ब्लॉक, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, और इसकी +1 ऑक्सीकरण अवस्था और इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था। अब अपन आते हैं किधर? दाएं भाग की तरफ। दाएं भाग को सारणी के अंदर 13 से लेकर 18वें वर्ग में दिखाया गया। इसी को देखकर इसका डिस्कशन करेंगे। 13 से 18वें वर्ग में दिखाया गया। अब इसका 15वां जो वर्ग है, इस 15वें वर्ग के तत्वों का एक नाम पड़ा। एक तो नाइट्रोजन परिवार नाम से जाना जाता है इनको। दूसरा जो नाम पड़ता है वो निकोजन के नाम से पड़ता है, निकोजन्स। इनको क्या कहते हैं हम? 15वें वर्ग के तत्वों को निकोजन्स के नाम से जानते हैं। निकोजन का मतलब होता है घुटन, यानी कि इनका जहां आधिक्य होता है, जैसे नाइट्रोजन का आधिक्य हो जाता है तो वहां घुटन सी पैदा हो जाती है। अपन कहते हैं सफोकेशन हो रहा है, ऐसे उमस सी बन रही है, घुटन सी हो रही है। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? 15वें वर्ग के तत्वों को निकोजन। निकोजन का क्या अर्थ है? घुटन। तो किस वर्ग के तत्वों को, आपसे छोटे प्रश्न पूछेगा, किस वर्ग के तत्वों को निकोजन कहा जाता है? आप कहेंगे 15वें वर्ग के तत्वों को निकोजन कहा जाता है। दूसरा आता है 16वां वर्ग। 16वें वर्ग के तत्वों को अपन कहते हैं चालकोजन या चैलकोजन। चालकोजन या चैलकोजन, कहीं कहीं कैलकोजन लिख रखा है, आप इसको क्या पढ़ेंगे? चालकोजन। क्या पढ़ेंगे अपन? चालकोजन। इसका क्या अर्थ होता है? अयस्क बनाना। 16वें वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? चालकोजन। और चालकोजन का क्या अर्थ है? अयस्क बनाना। आपने देखा होगा जितने भी अयस्क हैं, खनिज हैं, ये सब ऑक्साइड के रूप में या सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। जिंक सल्फाइड, कॉपर पाइराइटीज हैं। इस तरह जितने भी एल्युमिना, जो अयस्कों के सूत्र हैं, वो अयस्कों के सूत्र में या तो सल्फर होगी या ऑक्सीजन पाई जाती है। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? चैलकोजन के नाम से या चालकोजन के नाम से जाना जाता है। और चालकोजन का अर्थ होता है अयस्क बनाना, यानी जितने भी संसार में अयस्क हैं वो लगभग उसमें सल्फर होगी
और ऑक्सीजन होगा। तो इस वर्ग में कौन कौन आते हैं? ऑक्सीजन भी आती है और सल्फर भी आती है। और फिर 17वें वर्ग के तत्वों को हम कहते हैं हैलोजन के नाम से। हैलोजन, हैलोजन का अर्थ होता है लवण बनाना। तो ज्यादातर इनके जो तत्व हैं ये सोडियम, कैल्शियम, इनके प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ये लवण बनाते हैं। और लवण बनाने के कारण इनका अर्थ जो पड़ता है वो क्या कहलाता है? हैलोजन कहलाते हैं। तो किस वर्ग के तत्वों को हम हैलोजन कहते हैं? 17वें वर्ग के तत्वों को। हैलोजन का अर्थ क्या है? लवण बनाना। अब आता है 18वें वर्ग के तत्व, इनको कहते हैं अक्रिय गैस। दूसरा नाम इनका वातजन, तीसरा नाम इनका विरल गैस, चौथा नाम उत्कृष्ट गैस। तो पहला जो नाम है इस 18वें वर्ग के तत्वों को हम कहते हैं अक्रिय गैस, यानी इनके जो कोश होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। यानी इनका विन्यास क्या है? NH2NP6, यानी P जो उपकोश है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, वो कंप्लीट भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, इसलिए स्थायी है। ये ना इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब इलेक्ट्रॉन ना तो त्यागेगा ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्रिया कायते होगी। अपनी केमिस्ट्री में क्या है? इलेक्ट्रॉन देना और लेना, तब कोई क्रिया संपन्न होती है, इसलिए ये स्थायी होता है। इसका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, इस कारण ये अक्रिय गैस कहलाते, यानी ये क्रिया नहीं करते। दूसरा नाम इनका पड़ा वातजन। ये जो हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। दोबारा बोलो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। और हैलोजन कौन है? FClBr(I) फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन है। ये क्या कहलाते हैं? तो वातजन इनको क्यों कहा गया 18 वर्ग के तत्वों को? क्योंकि ये वायु से प्राप्त हुए। वात माने वायु, तो कहाँ से प्राप्त होते? इनका ओरिजिन क्या है? इनके प्राप्ति स्थान क्या है? वायु। इस कारण हम इनको क्या कहते हैं? वातजन। तीसरा नाम पड़ता है इसका विरल गैस, रेयर गैस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हम रेयर गैस के नाम से जानते हैं, विरल गैस के नाम से जानते हैं। क्यों पड़ा? क्योंकि वायुमंडल में इनकी मात्रा रेयर बहुत कम, अरे विरले ही मिलेगा, बहुत कम, रेयर है, बहुत कम है, इस कारण इनको क्या कहते हैं? हम विरल गैस के नाम से जानते हैं। क्योंकि वायु से प्राप्त होते हैं, वातजन कहलाई, क्रिया नहीं कर। अब आज ज़्यादा साधन उपलब्ध हो गए तो कुछ अक्रिय गैस क्रिया करने लगी, इनके जो हैं कंपाउंड्स प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जीनोन के कंपाउंड प्राप्त हो जाते हैं, जीनोन के फ्लोराइड्स और ऑक्साइड ज्ञात हैं। तो इस कारण कम क्रियाशीलता के कारण इनका नाम पड़ जाता है उत्कृष्ट गैस। तो मैंने पी ब्लॉक की चर्चा आपको करी। क्या बताया पी ब्लॉक के अंदर? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में भरता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 होता है, 1 से 6, NP 1 से 6 होता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 भरेंगे, NP 1 से 6 होता है। और इन्हें सारणी में 13 से लेकर के 18वें वर्ग तक दिखाया गया है। 15वें वर्ग के तत्वों को निकोजन कहते हैं, इसका अर्थ होता है घुटन। 16वें वर्ग के तत्वों को चालकोजन कहते हैं, इसका अर्थ होता है अयस्क बनाना। 17वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहते हैं, इसका अर्थ होता है लवण बनाना। 18वें वर्ग के तत्वों को
अक्रिय गैस कहते हैं। इसका मतलब होता है क्रिया ना करना, या वातजन कहते हैं क्योंकि ये वायुमंडल से प्राप्त होते हैं। ये पी ब्लॉक के बारे में मैंने आपको चर्चा की। इस जेड रेखा के बाद इधर जो आते हैं ये सब अधातु कहलाते हैं, और जेड रेखा पर जो आ रहे हैं या स्टेडी मेडी रेखा पर जो आ रहे हैं वो सब उपधातु कहलाते हैं। अब आता है इसका मध्य भाग। मध्य भाग के बारे में हम चर्चा करें, इनको डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। कहां से कहां तक है? 3 से लेकर के 12वें वर्ग तक। तो मध्य भाग में कौन कौन है? इन्हें डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरता है, इसलिए इनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d1 से 10 ns2 होता है। n-1d1 से 10 ns2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम आपको बताएंगे n+l के नियम। फिलहाल यहाँ ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए हम केवल विन्यास बता रहे हैं। अब इन्हें सारणी में 3 से लेकर के 12वें वर्ग तक दिखाया गया है, जिसमें 11वें वर्ग के जो तत्व हैं कॉपर, AgAu, इनको मुद्रा धातु या सिक्का धातु कहते हैं। धातु कहते हैं क्यों? पहले जमाने में इनके सिक्के बनाए जाते थे। कॉपर के सिक्के तांबे के चलते, नज़र भजर लग जाए जब गले में बांधे। चांदी सोने के सिक्के पहले चलते थे, अब नहीं, अब इसकी बात ही नहीं करेंगे। सोने चांदी का सिक्के जरूर बनते हैं। दिवाली पे आपने देखे होंगे सोने चांदी के सिक्कों की पूजा की जाती। पहले लेन देन में इनके व्यवहार में रुपया नहीं चलते थे, सिक्के चलते थे जो चांदी और सोने के बने होते थे। आजकल के इस तरह कागज के नोट नहीं चला करते थे। तो इनको क्या कहते हैं हम? सिक्का धातु या मुद्रा धातु कहते हैं। ये 3D श्रेणी के तत्व हैं। मेरे साथ बोलेंगे स्कैंडियम। कम से कम 30 तक तो 11वीं में तत्व याद रखे ही करो, ज़्यादा याद ना हो तो फिर धीरे धीरे सब बोलते रहें, होते जाए। कम से कम 30 तक के तत्व अपने याद होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो 3D श्रेणी में कौन है? बोले जरा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। यहाँ तक तो कम से कम आप तत्व याद रखें, क्योंकि ज़्यादा इनका काम नहीं आएगा, तो 30 तक तो अपने याद होने चाहिए ही चाहिए। तो ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d1 से 10 ns2 होता है, और इसमें सब धातु हैं। केवल Hg जो है वो ठोस नहीं है, बाकी सब ठोस हैं और धातु, क्योंकि पारा में दुर्बल वान डर वाल्स बल पाए जाते हैं। बाकी सब ये ठोस हैं, खूब जानो, क्रोमियम, ये सब ठोस हैं। अब आता है आपका, अब देखो यहाँ लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ओशियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम, सोना और पारा। यहाँ इस लेंथेनाइड 57 के बाद इस श्रेणी को में 14 तत्व आते हैं। ये 14 तत्व क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते, तो यानी अलग से जोड़ा गया। इस सारणी में इनको स्थान नहीं दिया गया, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को। इन तत्वों को सारणी में अलग से जोड़ दिया गया। 14 तत्व होते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइडों के, इनको सारणी में अलग से जोड़ा गया है इस तत्व। तो ये इस सारणी का दोष हो गया कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को
इस सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया। और दूसरी बात, हाइड्रोजन की स्थिति को यहाँ भी स्पष्ट नहीं किया गया, क्योंकि इसके गुणधर्म पहले वर्ग से, 14वें वर्ग से और 17वें वर्ग से मेल खाते थे। लेकिन चूंकि सारणी का आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये पहले नंबर पर आता है हाइड्रोजन, इसलिए इसको पहले वर्ग के साथ रखा गया, वरना तो इनको अलग से स्थान की आवश्यकता होनी चाहिए। तो बायां भाग मैंने आपको डिस्कस किया, दायां भाग डिस्कस किया, मध्य भाग डिस्कस किया। फिर एस ब्लॉक के बारे में बताया, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरता है एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। फिर पी ब्लॉक के बारे में बताया, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते। फिर डी के बारे में अब आता है एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं लिख रहा हूं n-2 F1 से 14 n-1 D0 से 1 NS2 होता है। इन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2, एफ में कितने 14, 1 से 14 n-1 D0 से 1 NS2 होता है। इसके अंतर्गत लेंथिनाइड और एक्टिनाइड तत्व आते हैं, जिनका अध्ययन अपन 12वीं क्लास में करेंगे। अब तो मोजले की सारणी क्या थी? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित किया जाए या बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाए, तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, जिसे आवर्तता कहते हैं। मोजले की सारणी के 2 भाग होते हैं, आवर्त और वर्ग। फिर वर्ग, ये 3 सारणी को 3 भागों में अपन अध्ययन करते हैं, बायां भाग, दायां भाग और मध्य भाग। बायां भाग में एस ब्लॉक के तत्व, दाएं भाग में पी ब्लॉक के तत्व और मध्य वाले भाग में क्या आता है? डी ब्लॉक के तत्व। और यहाँ इसके बाद जो जोड़े जाते हैं लेंथिनम के बाद और एक्टिनम के बाद, लेंथिनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को जोड़ा जाता। अब आती है एक परिभाषा और आती है, वो है संक्रमण तत्वों की। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? जिनके ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, इन डी ब्लॉक के तत्वों को मैं इनको छोड़ दो, जिंक, कैडमियम और Hg, इन तीनों को छोड़ दीजिए, बाकी सब संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? जिनके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी सामान्य अवस्था में अथवा ऑक्सीकृत अवस्था में जिनके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, संक्रमण तत्व कहलाते। ज़्यादा जानकारी नहीं, हिसाब से 11th में दी जाएगी, क्योंकि फिर तुमको समझ नहीं आएगी। अब सामान्य अवस्था क्या होती है? जैसे Cu, इसकी ये सामान्य अवस्था है। और ऑक्सीकृत अवस्था क्या होती है? जब ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या बनाएगा? Cu+ या Cu++, इसको कहते हैं ऑक्सीकृत अवस्था। तो सामान्य अवस्था में अथवा ऑक्सीकृत अवस्था में जिनके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। अब इस सारणी की अच्छाई क्या थी? इस सारणी की अच्छाइयाँ ये थी कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित थी, इसलिए इसको आसानी से याद रखा जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से याद किया जा सकता। और इसको अलग अलग वर्गों को, यानी बहुत सारे दोष इसने समाप्त कर दिए थे,
ये वर्ग अलग अलग कर दिए गए, इसलिए समस्थानिक की समस्या अपने आप समाप्त हो गई। असमान तत्वों को जो मेंडलीफ ने साथ साथ रख दिया था वो समस्या भी अपने आप समाप्त हो गई। तो इसमें एक दो समस्याएं रह गई थी, हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सका, दूसरी समस्या ये रह गई लैंथिनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को ये सारणी में उचित स्थान नहीं दिया गया। एक बात आती है कृत्रिम तत्व, किसके बारे में? कृत्रिम तत्व। कृत्रिम तत्व या परा यूरेनिक तत्व, जो यूरेनियम बिन में, इस सारणी में जो यूरेनियम का स्थान आएगा एक्टिनाइड तत्वों में, यूरेनियम 92 के बाद आने वाले तत्वों को हम कृत्रिम तत्व कहते हैं, या ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं, या परा यूरेनिक तत्व कहते हैं। इनको प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है, इनको हम खुद बनाते हैं, इसलिए ये कृत्रिम तत्व कहलाते हैं। तो ये डिस्कशन मैंने सारणी का आपको पूरा किया। इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक को अलग अलग छांट लेंगे, जो मैंने अलग अलग बताया है। बायां भाग, दायां भाग, किस वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है, कौन सा वर्ग क्या कहलाता है। बाकी जानकारी, इनके गुणों का अध्ययन हम अगले वीडियो में आपको देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।